हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक सोनेट या एक पोएम स्टार्ट किया था जो कि जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, और वो सोनेट या वो पोएम थी डेथ बी नॉट प्राउड। और पोएट और पोएम के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसमें मैंने बताया था कि ये पोएम जॉन डन, जो कि एक मेटाफिजिकल पोएट है, उसके द्वारा लिखी गई है। और ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जॉन डन इज़ नोन एज लव पोएट एंड रिलीजियस पोएट, बोथ इज़ नोन एज लव पोएट एंड रिलीजियस पोएट। और उसकी ये जो पोएम है डेथ बी नॉट प्राउड, इट बिलोंग्स टू हिज रिलीजियस पोएम्स। ओके, और वहाँ पे मैंने आपको इसके इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन द सीरीज ऑफ रिलीजियस सोनेट्स दैट इज़ कॉल्ड होली सोनेट्स दैट कंटेन्स 19 रिलीजियस सोनेट्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि होली सोनेट्स नाम की एक बुक है, एक पब्लिकेशन है, जिसमें 19 होली सीरीज या रिलीजियस सीरीज की पोएम्स या सोनेट्स हैं। ओके, और उसी पार्ट से या उसी सीरीज से ये पोएम भी ली गई है। तो इसके इंट्रोडक्शन को हमने देख लिया था। चलिए नेक्स्ट पेज को देखते हैं। नेक्स्ट पेज है थीम। तो थीम के बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों, क्योंकि पोएम एक बार पढ़ लेंगे तो थीम अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। तो थीम के बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। मैंने आपको बताया था कि दिस पोएम इज़ इन द फॉर्म ऑफ सोनेट, सोनेट फॉर्म में है। एंड विच टाइप ऑफ सोनेट इट इज़ पेट्रार्कन सोनेट, या इट फॉलोज द स्टाइल ऑफ पेट्रार्कन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट, दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, ऑक्टेव एंड sestet. So in today's lecture we will discuss the octave part, the first 8 lines of this sonnet. तो देखिए आपके स्क्रीन पे फर्स्ट 8 लाइन्स हैं। और जैसे कि इनको इसके इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि पोएट जो जॉन डन है, इसके पोएम्स की एक क्वालिटी ये भी है कि अब्रप्ट ओपनिंग देता है। अब्रप्ट ओपनिंग देने का मतलब बेतुकी तरीके से अपनी बात को शुरू कर देता है। साथ साथ मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि इन दिस पोएम द पोएट मोक या क्रिटिसाइज द डेथ। किसको क्रिटिसाइज करता है? डेथ को क्रिटिसाइज करता है। तो देखिए लाइंस को देखते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड दो सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्रेडफुल, फॉर दाउ आर not so. For those whom thou thinks thou do। बच्चों ये जो एस टी आप देख रहे हैं, ये लास्ट में जुड़ा हुआ है। ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किया जाता था, और आज के मॉडर्न इंग्लिश में हम इसको दाऊ को, दाऊ मतलब यहाँ है तो यू की बात करता है, और ओल्ड फॉर्म यू का क्या था? दाऊ। मतलब पुराने टाइम में जब जॉन डन का टाइम था, जॉन डन का टाइम कब था? एलिजाबेथन टाइम में। एलिजाबेथन टाइम में मतलब शेक्सपियर के आसपास के टाइम का है ये। तो एलिजाबेथन एज के लास्ट जो पार्ट चल रहा था उस टाइम से बिलोंग करता है। उस टाइम में यू के लिए क्या यूज किया जाता था? दाव। और डू को वहाँ क्या यूज किया जाता था? डोस्ट। तो ये आप इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये एस टी का आज के टाइम में कोई मीन नहीं निकलता। आप डायरेक्ट इसको डू पढ़ेंगे, इसको कैन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। फॉर दोज हुम दाउ थिंक्स दाउ डू ओवरथ्रो डाई नॉट पुअर डेथ नॉर येट कैन दाउ किल मी। तो एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। सेकेंड लाइन में फर्स्ट वर्ड जो है माइटी, माइटी मीन्स पावरफुल, और सेकेंड वर्ड जो है ड्रेडफुल, इट मीन्स फियरफुल, डरावना। ओवरथ्रो का मतलब होता है किल्ड, मार देना। वैसे ओवरथ्रो का मतलब होता है फेंकना। तो
इन 4 लाइन्स को, पहले फर्स्ट 4 लाइन्स को हम देखते हैं। इन 4 लाइन्स को अगर आप लाइन्स को देखें तो आपको इजीली क्लियर होगा कि जो पोएट है किसको एड्रेस कर रहा है, किसको संबोधित करते हुए लिख रहा है, डेथ को। और क्या कह रहा है कि बी नॉट प्राउड, घमंड मत करो, दो यद्यपि सम हैव कॉल्ड दी, यद्यपि कुछ लोग तुमको पुकारते हैं क्या, माइटी पावरफुल एंड ड्रेडफुल फियरफुल। कोई तुमको शक्तिशाली कहता है, कोई तुमको डरावना कहता है, फिर भी तुम अपने आप पे घमंड मत करो। क्यों ऐसा कहता है? क्योंकि दाउ आर नॉट सो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं हो, मतलब तुम ना तो डरावने हो और ना ही पावरफुल हो। क्यों? क्योंकि जिसको तुमने ये सोचा कि तुमने मार दिया है, ये लिख रहा है ना, फॉर दोज हुम दाउ थिंक, जिसके बारे में तुमने ये सोचा कि तुमने उसको ओवरथ्रो कर दिया या मार दिया है, दे डिड नॉट डाई, वो अभी तक नहीं मरे। पुअर डेथ नॉट येट कैन दाउ किल मी, और ना ही तुम मुझे मार सकते हो। तो लाइन इजी थी, एक बार में क्लियर हो रही हैं। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। सो इन द फर्स्ट 4 लाइन द पोएट जॉन डन addresses to death and talks to death as a person and says, क्या कहता है, that death you should not feel proud, you should not feel proud, that you are mighty and you are fearful या dreadful। बोलता है death you should not feel proud that you are powerful and you are fearful। तुम डरावने हो, तुम पावरफुल हो, इस बात का अगर तुम्हें घमंड है तो you should not feel proud, तुम्हें घमंड नहीं महसूस करना चाहिए। although, यद्यपि, although some persons या some people accept it that you are powerful and you are dreadful, although some persons accept it, कुछ लोग ये मानते हैं that you are powerful and you are dreadful, but you are not so, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। लिखा हुआ ना, thou art, मतलब तुम्हारी जो कला, या you are not so, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो, ना तो डरावने हो और ना ही पावरफुल। It means that you should not feel proud that you are powerful and you are dreadful, because you are neither powerful nor dreadful या fearful। क्लियर फर्स्ट 2 लाइन्स। नेक्स्ट 2 लाइन्स में वो पोएट क्या कहता है कि डेथ फॉर दोज पर्सन whom do you think, for those person whom do you think, वो उन लोगों के बारे में जिनके बारे में तुम ये सोचते हो that you killed them, कि तुमने उनको मार दिया है, मतलब जो मर चुके हैं उनके बारे में अगर तुम ये सोचते हो कि you killed them, it is totally wrong, they are not died, वो अभी मरे नहीं हैं। तो थर्ड लाइन में क्या कहता है, डेथ फॉर दोज पर्सन्स या दोज पर्सन whom do you think, जिसके बारे में तुम ये सोचते हो that you killed them, तुमने उनको मार दिया है, in reality they are not died, वास्तविक में या वास्तविकता में they are not died, वो मरे नहीं हैं। and death you cannot kill me also, तुम मुझे भी नहीं मार सकते। कौन कहता है? ये पोएट कहता है। तो फर्स्ट 4 लाइन बहुत ईजी थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी कि पोएट डेथ को एड्रेस करते हुए कहता है, डेथ यू शुड नॉट फील प्राउड दैट यू आर माइटी, यू आर पावरफुल, यू आर ड्रेडफुल, बिकॉज यू आर नॉट सो, क्योंकि तुम ऐसा नहीं हो। एंड दोज पर्सन हुम डू यू थिंक दैट यू किल्ड देम, वो लोग जिनके बारे में तुम ये सोचते हो यू किल्ड देम, उनको मार दिया है तुमने, दे आर नॉट डाइड, दे आर नॉट डाइड, वो अभी तक मरे नहीं हैं। एंड यू कैन नॉट किल मी ऑल्सो, तुम मुझे भी नहीं मार सकते। ऐसा कौन कहता है? पोएट कहता है। तो फर्स्ट 4 लाइन आई थिंक क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट 4 लाइन्स को देखते हैं। क्या कहता है? फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, मच मोर मस्ट फ्लो,
एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। क्या कह रहा है? फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स भी। पिक्चर्स का मतलब हो गया बच्चों फॉर्म, इमेज। मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, मच मोर मस्ट फ्लो। फ्लो का यहाँ मतलब है प्रोवाइड करना, देना। वैसे फ्लो का मतलब होता है बहना। एंड सूनेस्ट मतलब वेरी सून, आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। डिलीवरी मतलब होता है रिकवरी। अब इन लाइंस को अगर हम देखें तो क्या कह रहा है कि कहता है कि रेस्ट और स्लीप, फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, रेस्ट से और स्लीप से हम क्या प्राप्त कर, जो कि हो सकता है क्या, तुम्हारा पिक्चर, तुम्हारी इमेज। मतलब रेस्ट और स्लीप भी तुम्हारी ही पिक्चर है या तुम्हारा ही एक रूप है। कैसे बोलते हैं ना, सोया मुर्दा एक समान। कहने का मतलब ऐसा सो रहा है जैसे कि कोई मुर्दा हो। कहने का मतलब सोने के बाद उस व्यक्ति के सेंसेशन या सेंसेस, उसकी इंद्रियां क्या हो जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। मतलब ना तो वो किसी एक्शन में होता है, ना ही उसके शरीर में कोई मूवमेंट होता है सोने के बाद। ठीक मृत्यु के बाद क्या होता है, आदमी सेंसलेस हो जाता है, बिल्कुल स्थिर अवस्था में पड़ा रहता है, उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होती है। तो वो कहता है कि रेस्ट और स्लीप भी तुम्हारी ही पिक्चर्स हैं या तुम्हारा ही एक रूप है। और ये जो है ना रेस्ट और स्लीप, मच प्लेजर देन फ्रॉम दी, तुमसे ज़्यादा प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। तुमसे ज़्यादा प्लेजर प्रोवाइड करने का मतलब ये हो गया कि आदमी डेथ में जब जाता है या जब आदमी की डेथ होती है तो लोग उसके लिए रोते हैं, लोग दुखी होते हैं। लेकिन अगर कोई स्लीप कर रहा हो, सो रहा हो, रेस्ट कर रहा हो, तो क्या कोई रोएगा? नहीं। लेकिन लोगों को आराम मिलता है स्लीपिंग से भी और रेस्ट से भी। तो कहता है कि स्लीप और रेस्ट जो तुम्हारे ही एक रूप है, ये भी हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्लेजर, आनंद प्रोवाइड करते हैं, और तुमसे अच्छा आनंद प्रोवाइड करते हैं, तुमसे बेटर। फिर बोलता है एंड सूनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, बोलता है। और कई बार हमारे जो बेस्ट मैन है, जो या बेस्ट पर्सन है, बोलते हैं ना कि अच्छे लोगों को भगवान जल्दी बुला लेता है, तो वही कह रहा है कि जो आवर बेस्ट पर्सन्स हैं, जो जल्दी इस दुनिया से अलविदा कह गए, तुम्हारे साथ चले गए, ये है ना विद दी डू गो, जो तुम्हारे साथ चले गए, मतलब जो डाई हो गए, जो मर चुके हैं। रेस्ट ऑफ देयर बोन्स, वो मरे नहीं हैं, एक्चुअली उन्होंने अपने बोन्स को, अपनी बॉडी को क्या किया है? आराम दिया है, और अपनी सोल्स को, अपनी आत्मा को क्या किया है? डिलीवरी दिया है, अपनी आत्मा को रिकवर किया है, मतलब आत्मा को फ्री किया है। तो यही कह रहा है लास्ट 4 लाइन में कि रेस्ट और स्लीप भी तुम्हारा ही एक रूप है, और ये तुमसे अच्छा हमें प्लेजर या आनंद प्रोवाइड करते हैं। और हमारे जो बेस्ट पर्सन्स हो, जो जल्दी ही तुम्हारे साथ चले जाते हैं, जल्दी ही डाइड हो जाते हैं या जल्दी ही मर जाते हैं, वे मरते नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी बॉडी को आराम दिया है और अपने सोल्स को रिकवर किया है, अपने सोल्स को वापस प्राप्त किया है। तो ये फर्स्ट जो नेक्स्ट 4 लाइन्स थी, आई थिंक आपको क्लियर हो गई होंगी। ज़्यादा हार्ड लाइन्स नहीं है, ईजी ही हैं, तो आपको एक बार में ही क्लियर आ गई होंगी, क्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। तो नाउ द स्पीकर compares to the death या compares the death to the rest and sleep। अब क्या कर रहा है कि उसने कंपेयर किया है किसको? डेथ को। किससे? रेस्ट एंड स्लीप से, उनके साथ कंपेयर किया है। और क्या कहता है? ही सेज दैट रेस्टिंग एंड स्लीपिंग आर लाइक इमिटेशन और पेंटिंग ऑफ डेथ। पिक्चर है ना, पिक्चर मतलब पेंटिंग। तो व्हेन ही कंपेयर्स द डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप, ही सेज, वो कहता है कि रेस्टिंग एंड स्लीपिंग, रेस्ट करना और स्लीप करना, आर दाई पिक्चर्स या दाई पेंटिंग या दाई फॉर्म, तुम्हारी इमेज है, तुम्हारा ही फॉर्म है, तुम्हारी ही पेंटिंग है, ऐसा उसने पाया, ऐसा वो हमें बताता है। ही सेज, वो कहता है, अगली लाइन में क्या कहता है? ही सेज दैट वी गेट प्लेजर फ्रॉम रेस्ट और
फ्रॉम स्लीप। बोलता है वी गेट प्लेजर फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप, देयरफॉर यू डेथ मस्ट प्रोवाइड मच, देयरफॉर यू मस्ट प्रोवाइड मच प्लेजर देन रेस्टिंग एंड स्लीपिंग। इट मीन्स वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि रेस्टिंग एंड स्लीपिंग हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, हमको प्लेजर प्रोवाइड करते हैं, हमें आनंद प्रोवाइड करते हैं। और फिर वो ये कहता है कि दे प्रोवाइड अस रेस्ट एंड प्लेजर मच बेटर देन यू, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो हमें रेस्ट और प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। कौन? रेस्टिंग एंड स्लीपिंग। तो फर्स्ट टू लाइन्स को एक बार देख लें कि वो कहता है डेथ, नाउ द डेथ कंपेयर्स टू डेथ टू रेस्ट एंड स्लीप एंड सेज दैट रेस्टिंग एंड स्लीपिंग आर ओनली द पिक्चर या ओनली द पेंटिंग या ओनली द फॉर्म ऑफ डेथ। ये डेथ के ही फॉर्म है, डेथ की ही पिक्चर है या डेथ की ही इमिटेशन है। नेक्स्ट ही सेज, वो आगे क्या कहता है, डेथ यू प्रोवाइड अस प्लेजर, आप हमें क्या प्रोवाइड करते हो? डेथ प्लेजर प्रोवाइड करते हो। बट स्लीपिंग एंड रेस्टिंग प्रोवाइड प्लेजर मच मोर बेटर देन यू या मोर बेटर देन यू, तुमसे ज़्यादा अच्छे तरह से वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? रेस्टिंग एंड स्लीपिंग। तो क्या कहता है पोएट, क्या कह रहा है यहाँ पे कि यू प्रोवाइड अस प्लेजर इन रेस्ट जॉय बट रेस्टिंग एंड स्लीपिंग, तुम तो प्रोवाइड करते ही करते हो, लेकिन रेस्टिंग एंड स्लीपिंग प्रोवाइड मच मोर प्लेजर एंड हैप्पीनेस देन यू, तुमसे अच्छे ज़्यादा तरीके से वो हमें हैप्पीनेस और प्लेजर प्रोवाइड करते हैं। कौन? रेस्टिंग एंड स्लीपिंग। फिर आगे क्या कहता है, ही सेज दैट ऑफन आवर बेस्ट मैन, प्रायः क्या होता है हमारे जो बेस्ट मैन है, जो अच्छे व्यक्ति है ना, वो क्या करते हैं? डाइड वेरी सून, डाइड वेरी सून इन यंग एज, वो जल्दी ही मर जाते हैं यंग एज में। ओके, लेकिन दे आर नॉट डाइड, वो मरे नहीं हैं। इट इज अ चांस टू हिम या टू देम, इट इज अ चांस टू देम, मतलब डेथ इज ए चांस टू देम दैट दे रेस्ट देयर बॉडी, दे रेस्ट देयर बॉडी, बोन्स मतलब बॉडी, एंड दे फ्रीड देयर सोल्स, वो अपनी आत्मा को क्या कर देते हैं? फ्री कर देते हैं, और दे रेस्ट देयर बॉडी, अपने बॉडी को क्या कर देते हैं? आराम देते हैं। मतलब हमारे जो व्यक्ति जल्दी ही यंग एज में यहाँ से पास्ड अवे हो चुके हैं या डेथ, जिनकी डेथ हो गई है, दे आर नॉट डाइड, इट वॉज अ चांस टू देम, मृत्यु उनके लिए एक चांस के समान थी, दैट गिव देम अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट या टू प्रोवाइड रेस्ट देयर बॉडी एंड टू फ्री देयर सोल, अपनी आत्मा को फ्री कर देना और अपने बॉडी को क्या कर देना? रेस्ट प्रोवाइड कर देना। तो ये एग्जाम्पल देते हुए जॉन डन या द पोएट वांट्स टू से दैट डेथ देन व्हाई शुड यू फील प्राउड, तुम्हें क्यों अपने ऊपर घमंड करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जिसको तुमने मारा है वो तो मरे ही नहीं है, उन्होंने तो अपनी बॉडी को रेस्ट दिया, अपनी सोल को फ्री किया है, तो उनके लिए इट इज़ अ हैप्पीएस्ट मोमेंट, ये तो उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट है ना, खुशी की बात है। देन व्हाई शुड यू फील प्राउड, तुम्हें क्यों प्राउड फील करना चाहिए? ओके, तो फर्स्ट जो 8 लाइन्स हैं, जो ऑक्टेव पार्ट है, उसमें आपको एक बार मैं जल्दी से और रिवाइज करवा देता हूँ। आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, बट एक बार मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ कि पहले 4 लाइन्स में वो कहता है कि डेथ तुमको घमंड नहीं करना चाहिए, यद्यपि कुछ लोग तुमको पावरफुल और फियरफुल मानते हैं, बट यू आर नॉट सो, लेकिन तुम वैसा नहीं हो, मतलब ना तो तुम फियरफुल हो ना ही तुम पावरफुल हो। बोलता है दोज पर्सन्स whom you think, वो व्यक्ति जिनके बारे में तुम ये सोचते हो कि you killed them, तुमने उनको मार दिया है, in reality they are not died,
वास्तविकता में वो मरे नहीं हैं। एंड डेथ यू कैन नॉट किल मी ऑल्सो, और तुम मुझे भी नहीं मार सकते डेथ। ये कौन कहता है? पोएट। फिर अगली 4 लाइन्स में वो कहता है कि रेस्ट और स्लीप एक फॉर्म है, एक रूप है, एक इमेज है, किसके? डेथ के। जिस तरह से हमें डेथ क्या करता है? एक प्लेजर प्रोवाइड करता है, हमें आराम देता है, हमें हमेशा के लिए सुला देता है। इन द सेम वे रेस्ट एंड स्लीप, रेस्टिंग एंड स्लीपिंग ऑल्सो प्रोवाइड प्लेजर टू अस, बट मोर बेटर देन या बेटर देन डेथ। लेकिन डेथ से अच्छी तरीके से हमें रेस्ट और स्लीप प्रोवाइड करता है या प्लेजर प्रोवाइड करता है। कौन? रेस्ट एंड स्लीप। फिर बोलता है लास्ट 2 लाइन्स में कि हमारे जो यंग पर्सन्स हैं, जो बेस्ट पर्सन्स हैं, जो जल्दी ही अपनी यंग एज में ही डाई हो गए या जो पास्ड अवे यहाँ से गुजर गए, वो इन रियलिटी दे आर नॉट डाइड, वास्तव में वो डरे नहीं हैं, मरे नहीं हैं। फॉर देम, उनके लिए डेथ वॉज अ चांस, उनके लिए डेथ क्या थी? एक चांस थी, एक अपॉर्चुनिटी थी। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड देयर बॉडी रेस्ट, या टू प्रोवाइड रेस्ट देयर बॉडी। उन्होंने अपनी बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए इसको चांस माना और अपनी आत्मा को फ्री करने के लिए इसको एक चांस माना। तो मतलब उनके लिए मृत्यु एक चांस थी ताकि वो अपने बॉडी को रेस्ट प्रोवाइड कर सकें और अपनी आत्मा को फ्री कर सकें। तो आई होप आपको ये फर्स्ट 8 लाइन्स जो ऑक्टेव पार्ट की हैं आपको क्लियर होंगी। फिर भी इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके सिस्टेड पार्ट को देखेंगे, जो इसकी नेक्स्ट 6 लाइन्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।